मदन और उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को जानते नहीं थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन उसे समझाते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। ये कहते हुए दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हैं जी। उन्होंने कहा, हाँ, हम इस शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते हैं। शोभा और मदन ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया, जी मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एक टक देखे जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता भी नहीं है। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा, इंतज़ाम हो गया, अब आराम से घर खोज लेंगे। ये कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफ़ीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुँह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। ये कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे की ओर से बाहर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही, हम कहीं और चल कर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो, मदन ने झुंझाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाऊं, क्योंकि बस वही रफ़ीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफ़ीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज़ फिर से महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली, उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। ऐसा कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफ़ीक मदन के पास आकर बोला, मैं तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुन ली थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। शोभा इतनी डर चुकी थी कि अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, ये कहते हुए रफ़ीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ, और हाँ, अपने गहने भी ले आना। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे चल दी, मानो शोभा को अपनी सुध ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट ले आ रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पर नहीं है और न ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया, इधर उधर पागलों की तरफ शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हो भाई। मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले इस शहर में आए थे, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे।
ये कहते हुए मदन ने जहाँ रफ़ीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वह किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलट कर देखा तो कुछ देर पहले जहाँ वह सोया हुआ था वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अब तो गांव वालों से सारी बातें वो बतलाने लगा कि कैसे वो और अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आए और कैसे रफ़ीक से मिले, सब कुछ बतलाया गया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने एकजुट हो गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा नहीं मिली। किसी ने कहा कि क्या घर की छतों पर भी देखा? फिर सब अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा शोभा छत पर ऐसे बैठी मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में कहा। उसको सुनकर सबके होश ही उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आया हूँ, बस आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता न था, ना सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई रास्ता। आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बने रहिए हमारे साथ।